आज क्लास में जो नॉर्मल के प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, फोकल लेंथ को अगर डायमीटर मान के अगर सर्कल बनाया जाए तो सारे सर्कल का कॉमन टेंजेंट कौन होगा? टेंजेंट है। लोकस ऑफ पुट ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस क्या होगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स। फोकल कोड को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल का कॉमन टेंजेंट डायरेक्टर सर्कल कौन होता है? पैराबोला का। तो डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट कौन सा इक्वेशन होगा? डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो उसका कोड ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है तो क्या? कोई भी पॉइंट से आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हो? 3। ऐसा कब हो सकता है कि मैं कोई भी पॉइंट से 2 नॉर्मल बना सकता हूँ? क्यों ऐसा? जो रियल ऑब्जेक्ट है इमेजिनरी हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूल्स आर ऑलवेज इन पे। ऐसा कोई मुझे पैराबोला की इक्वेशन दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि इस पैराबोला का वो नॉर्मल फाइंड करके तो जो फोकस से पास होता है, तो क्या ढूंढ के दोगे? क्या ढूंढ के दोगे? एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल which is passing through। और कोई भी पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल कब बना पाओगे? इस पॉइंट से आप एक नॉर्मल बनाने वाले उसका एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। नॉर्मल का स्लोप फॉर्म y equal to mx minus 2am minus am cube। y equal to mx minus 2am minus am cube। नॉर्मल का स्लोप और t के बीच में क्या रिलेशन होता है? m इक्वल टू, और टेंजेंट का स्लोप और पैरामीटर के बीच में क्या है? m इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। पैराबोला में टेंजेंट का स्लोप था y इक्वल टू mx प्लस a बाई y इक्वल mx प्लस, और ये t की वैल्यू जो a बाई m मिली वो कैसे मिली अपने को? क्या किया था? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट होना चाहिए, एक रूट का मतलब क्या? और d इक्वल टू 0, तो वहां से मिला अपने को c इक्वल टू a बाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट का टेंजेंट बना तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई कॉमा 2a बाई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान में रखोगे। y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, या फिर y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। ये दोनों फॉर्म हमें पता होना चाहिए, एक है स्लोप फॉर्म, एक है पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको कोई एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है कि m इक्वल टू माइनस 3 होता है। करेक्ट। अब मैंने यहाँ से 8t स्क्वायर कॉमा 8t1 स्क्वायर कॉमा 2at1 से एक नॉर्मल बनाया। अब वो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल बोलते हैं किसको? जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है और सेम पॉइंट के पास भी होता है। तो वो नॉर्मल कहीं ना कहीं क्या पैराबोला को वापस जरूर कट करेगा, राइट। तो मुझे अब ये पता करना है कि अगर वो 8t2 स्क्वायर कॉमा 2at2 पे कट करता है, इसका पैरामीटर t1 जहां से आपने नॉर्मल बनाया और जहां पर उसने वापस कट किया जिसका पैरामीटर t2 है, उनके बीच में क्या कोई रिलेशन बन सकता है? अगर वो रिलेशन अगर मैं डिराइव कर पाऊं
तो फिर अगर मुझे ये पॉइंट पता होगा तो मुझे ये पॉइंट डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो रिलेशन बनाने की ट्राई करता अगर ऐसा कुछ जनरल रिलेशन बना पाए तो। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि तीनों रियल हो, बट 3 मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकता है। तो 3 मैक्सिमम रियल रूट्स का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट से हम लोग कितने मैक्सिमम नॉर्मल बना पाएंगे? 3 नॉर्मल बना पाएंगे। और मुझे ये पता करना है कि ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ये वाला, ये यहाँ पर जो वापस कट करेगा तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास नॉर्मल का इक्वेशन है, बस अब t की जगह पर मुझे t1 यूज करना पड़ेगा। तो मैं पैरामीटर क्या लेके चल रहा हूँ? t1। तो y इक्वल टू माइनस t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। और अगर इस पॉइंट पे अगर जाके वापस अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो व्हाट डज इट मीन? ये वाला जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉर्मल का जो पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह पर क्या रखूंगा? 2a t2, और x की जगह पर क्या रखूंगा? a t2 स्क्वायर माइनस t1 इंटू a t2 स्क्वायर प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। अब ये 2a t1 को अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो इसको इससे क्या होगा? 2a, तो क्या रहेगा आंसर? t2 माइनस t1। और ये जो दोनों शब्द बचे इसमें से क्या कॉमन है? अगर इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे? a t1, तो प्लस a t1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा? और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस t2 स्क्वायर, और t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर के वापस दो फैक्टर कौन से? t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ ये भी t1 माइनस t2 हो जाएगा। क्या मैं t1 माइनस t2 को कट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं? क्योंकि वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसको जीरो होने के लिए t1 और t2 को तो पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो ये और ये कट हो गया, और ये माइनस के को तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा? a t1 इंटू t1 प्लस t2 प्लस 2a। इनफैक्ट अब ये भी बोल सकता था, चलो ठीक है कोई नहीं, शिफ्ट कर लिया तो, वरना a को भी कट कर सकता था, a भी तो जीरो नहीं होने वाला। तो यहाँ से a कॉमन निकल के हटा दिया जाता है, तब क्या बचा सिर्फ आपके पास? t1 इंटू t1 प्लस t2 प्लस 2 इक्वल टू 0। और मुझे t1 t2 का अगर कोई रिलेशन बनाना है तो अगर मैं 2 को उस तरफ ही रहने दूं तो क्या होगा? यहाँ पर -2, ये t1 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -2/t1 इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t2 किसके बराबर आया? -t1 माइनस 2/t1। t2 किसके बराबर है? -t1 माइनस 2/t1। ये t1 t2 के बीच का रिलेशन है जो आपको ध्यान रख लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि अगर मुझे ये पॉइंट पता है तो मुझे ये पॉइंट डायरेक्टली पता होगा। ये किसका बीच का रिलेशन है? नॉर्मल के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के पैरामीटर t1 और t2 के बीच का रिलेशन है। इसका मतलब समझ आ रहा है कि अगर कोई मुझे पूछे कि सपोज मेरे पास एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और अगर मुझे पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर मैं 8,8 से एक नॉर्मल बना रहा हूँ तो वो नॉर्मल वापस पैराबोला को कहाँ पर कट करेगा? मैंने 8,8 से एक नॉर्मल बनाया, वो नॉर्मल वापस पैराबोला को कहाँ पर जाके कट तो 100% करेगा। ऐसा कोई नॉर्मल होता है जो आपको पता हो, ये आपको समझ आ रहा हो कि वो नॉर्मल वापस पैराबोला को कट ही नहीं करेगा, वो है ना। ये भी एक नॉर्मल ही है, बट वो वापस पैराबोला को जाके कट, बट बाकी सारे तो नॉर्मल पैराबोला को कहीं ना कहीं तो जाके कट करेंगे। मुझे वो दूसरा वाला पॉइंट चाहिए, तो फिर उसके में आपको रिलेशन तुरंत काम आ जाएगा। कैसे? इसको मैं किसके साथ इक्वेट कर लूंगा? a1 स्क्वायर कॉमा 2a a कितना है इसका? 2। a कितना है? इक्वेट किसके साथ किया? 2t1 स्क्वायर कॉमा 4t1 के साथ। तो 4t1 अगर 8 हुआ तो t1 की वैल्यू 2 हो गई।
T1 को हो गया, और आपका T2 क्या हो जाएगा, माइनस T1 माइनस 2/T1, तो -2 -1 तो -3। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, 2 × T2², ये 2 है, T2 आपका -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 × 2 ये वापस स्क्वायर, T2 आपका -3 है, वहां पर जाके कट कर रहा है 18, -12। तो 8, से ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल वापस पैराबोला को जाकर कहाँ कट करेगा, 18, -12 पे। तो मुझे डायरेक्टली कैसे पता चला, बिकॉज मुझे वो रिलेशन पता था T1 T2 के बीच। ऐसा एक रिलेशन पहले भी आया है, कहाँ है, एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर के बीच में रिलेशन पहले भी डिराइव किया। किसके लिए डिराइव हुआ था इसके पहले पैराबोला में, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी बना था जहां पर भी हम एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर के बीच में रिलेशन डिराइव किए थे, फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट, जिसके बीच में क्या रिलेशन था, T1 T2 -1। तो वैसे नॉर्मल के लिए भी एक रिलेशन है। टेंजेंट में ऐसा नहीं होता है, क्यों, टेंजेंट में कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास होगा, दूसरे पॉइंट से कैसे पास होगा, क्योंकि वो तो टेंजेंट है। तो वहाँ ऐसा नहीं होने वाला था, पर नॉर्मल में हो सकता है। ये रिलेशन ध्यान में रखोगे आप। दूसरा, मैंने ये T1², 2AT1 से एक नॉर्मल बनाया, और ये पॉइंट था T2², 2AT2, वहां से भी नॉर्मल बनाया, और लकीली ऐसा हुआ कि जो दोनों नॉर्मल कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने ही वाले थे, बट वो लकीली ऐसा हुआ उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वापस पैराबोला पे जाके मिला। अच्छा, हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि भाई तो अलग अलग पॉइंट से बनाया गया नॉर्मल वापस अगर पैराबोला पे जाके ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब पॉसिबल है कि दो डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ किया और नॉर्मल वापस पैराबोला पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट T3², 2AT3 है, और मैं ऐसे ही पॉइंट क्यों लेता हूँ, इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, अरे इसको लेने का पर्पस क्या होता है, इससे लेने का एक ही वेरिएबल होता है, एक ही पैरामीटर होता है। ओके, तो अभी अगर T1², 2AT1 अगर T3², 2AT3 पे जाके मिल गया था, अभी तो रिलेशन डिराइव किया, तो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर इस नॉर्मल की बात करूंगा, T3 किसके बराबर, -T1 -2/T1, और अगर इसके हिसाब से देखो तो T3 किसके बराबर, -T2 और सही है। तो दोनों T3 को इक्वेट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करूंगा, T1 सबको तरफ भेज देता हूँ, तो 0 = T1 - T2 + 2/T1 - 2/T2 है ना, T1 - T2 + 2/T1 - 2/T2, 0 = T1 - T2, यहाँ से क्या कॉमन, 2, क्या बचेगा, 1/T1 - 1/T2, एलसीएम लूंगा तो T2 - T1/T1 × T2। अभी दोनों में से क्या कॉमन, T1 - T2, तो क्या बचेगा, 1 - 2/, क्योंकि आपने T1 - T2 कॉमन लिया, तो T2 - T1 था, तो ये बचेगा। अब तो वापस दो पॉसिबिलिटी, या तो T1 - T2 0 होगा, जो हो नहीं सकता, क्योंकि T1 - T2 को 0 होने के लिए T1 हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर कंफर्म है कि कौन 0 होगा, 1 - 2/T1 T2 को 0 होना पड़ेगा, तो 1 = 2/T1 T2 होगा, तो T1 T2 = 2 हो जाएगा। तो आप दो डिफरेंट पॉइंट से बनाया गया नॉर्मल अगर वापस पैराबोला पे जाके अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के इस पॉइंट का जहां तक नॉर्मल बना उनका पैरामीटर का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 2 के बराबर, उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 2 के बराबर। तो वापस अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि y² = 16x, सॉरी y² = 8x पैराबोला पे 8, 8 से मैंने एक नॉर्मल बनाया,
तो दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जहां से नॉर्मल बनाओगे तो दोनों पॉइंट मतलब दोनों नॉर्मल वापस पैराबोला पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिर वहां पर इस रिलेशन को यूज कर लूंगा। इसको किसके साथ इक्वेट 8t1 स्क्वायर को 8t1 स्क्वायर कोमा 2t1 पर t1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब t1 2 है तो t2 क्या होता होगा 1। अगर t1 t2 अगर 2 होता है और t2 खुद ही t1 खुद ही 2 है तो फिर t2 का ऑप्शन ही क्या है 1 ही होना पड़ेगा। और t2 अगर 1 हुआ तो मेरा पॉइंट क्या होगा ट्वाइस ऑफ t2 स्क्वायर कॉमा 2a इंटू t2 है ना। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। a मेरा 2 है t2 मेरा 1 आ चुका है तो मेरा दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2,4। इट मींस 8,8 से ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल और 2,4 से ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल कहां जाके इंटरसेक्ट होंगे पैराबोला। और अगर वो भी पॉइंट ढूंढना होगा तो फिर कौन से कंसेप्ट यूज करोगे t2 इक्वल टू -t1 -2। क्लियर। ये तो ध्यान में रखेंगे। फिर नॉर्मल में और एक कंसेप्ट आएगा दिस इज कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट। कोनॉर्मल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां तक नॉर्मल ड्रॉ करना राइट। आप बोलोगे सर वो तो वही पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ होता है। एकदम सही है। पैरामीटर के हिसाब से तो दोनों का पैरामीट्रिक पॉइंट सेम होता है t स्क्वायर कॉमा पर स्लोप के हिसाब से सेम नहीं होगा ना क्यों सेम नहीं होगा क्योंकि पॉइंट सेम ही है। ये एक नॉर्मल पैराबोला है मैंने यहाँ से टेंजेंट बनाया मैंने उसी से नॉर्मल बनाया। मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए बट मुझे स्लोप के टर्म्स में चाहिए। एक तो पैरामीटर के टर्म्स में तो आपको पता है क्या होता है t स्क्वायर कॉमा 280। टेंजेंट हो या नॉर्मल हो दोनों का t तो सेम ही होता है बट वही पॉइंट मुझे स्लोप के फॉर्म में चाहिए। तो पहले टेंजेंट का बताओ। टेंजेंट का ये पॉइंट मुझे स्लोप के टर्म्स में चाहिए तो क्या लिखूंगा a बाई m स्क्वायर कॉमा कैसे पता चला ये क्योंकि t इक्वल टू 1 बाई m क्योंकि t इक्वल टू 1 बाई m होता है तो t की जगह पर 1 बाई m रखा तो मुझे ये मिला। और इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यही पॉइंट मुझे नॉर्मल के टर्म्स में चाहिए मतलब नॉर्मल का स्लोप फॉर्म के टर्म्स में चाहिए। तो t और m के बीच में क्या रिलेशन है माइनस m का। तो t की जगह पर अगर माइनस m होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m स्क्वायर कॉमा माइनस इसको बोलते हैं कोनॉर्मल। इसी को बोलते हैं कोनॉर्मल। वही सेम पॉइंट को टेंजेंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बट उसको नॉर्मल के टर्म्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कांटेक्ट थोड़ी करता है वो तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल ही नहीं सकता। इसलिए उसको क्या बोला जाता है कोनॉर्मल। ऐसे मैक्सिमम कितने कोनॉर्मल पॉइंट मिल सकते हैं मतलब मैक्सिमम कितने कोनॉर्मल पॉइंट मिल सकते हैं मतलब कोई भी पॉइंट आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना पाते हो 3। इसलिए 3 तो कोनॉर्मल पॉइंट होंगे मैक्सिमम एक ही पॉइंट से। ये मैंने एक नॉर्मल बनाया और ये मैंने एक नॉर्मल बनाया यहाँ से मैंने तीसरा एक नॉर्मल बनाया तो हो सकता है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास होता। इसका क्या मतलब निकाला अगर तीनों नॉर्मल अगर इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट से आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना पा रहे हो 3। ऐसा कभी हो सकता है कि 4 नॉर्मल एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर पॉसिबल है क्यों नहीं पॉसिबल। मतलब अगर मेरे को कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन पूछ के ट्रू और फॉल्स बताना है तो क्वेश्चन आएंगे आप लोग का क्वेश्चन होगा फिर नीचे 4 स्टेटमेंट होंगे फिर आपको बताना होगा कौन कौन से ट्रू है कौन कौन से फॉल्स। ऑप्शन होगा ट्रू 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 सारे ट्रू है सारे फॉल्स से पहले 2 ट्रू है फिर 2 फॉल्स है पहले 1 ट्रू है फिर 3 फॉल्स है तो ऑप्शन होंगे। ये तो पूरा कंसेप्ट फिर होता है ना कैलकुलेशन की जरूरत होती है ना कुछ होता है। तो अगर मुझे बोला जाए कि इन पैराबोला देयर आर 4 नॉर्मल्स व्हिच आर कॉनकरेंट आपको जो बताने कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों फॉल्स देखो का मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट का मैक्सिमम 4 नॉर्मल बनेगा इसलिए मैक्सिमम किसी भी पॉइंट पर 3 ही नॉर्मल कॉनकरेंट हो सकते हैं। और सपोज वो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से अगर मैंने 3 नॉर्मल बनाया तो मेरे पास कितने कोनॉर्मल पॉइंट होंगे
तीन को नॉर्मल पॉइंट होंगे। तो पहला को नॉर्मल पॉइंट ए m1 स्क्वायर कोमा माइनस 2am1 जो भी बनाया हमने, तीनों का स्लोप अलग अलग होगा ना। इसका को नॉर्मल पॉइंट को बी अगर नाम दो तो बी इक्वल टू ए m2 स्क्वायर कोमा माइनस 2am2, ये सी, तो सी का कोऑर्डिनेट ए m3 स्क्वायर कोमा माइनस 2m3 को नॉर्मल पॉइंट है। मैं इन तीनों को ज्वाइन करता हूँ, मैं तीनों को नॉर्मल पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये था am1 स्क्वायर कोमा और तीनों नॉर्मल, मतलब तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो सीधी सी बात है ट्राइंगल बनेगा। तो ये तीन पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या बनता है? ट्राइंगल। हर बार नहीं बनता, पर कब नहीं बनता? कोलिनियर। या तो कोलिनियर नहीं है तो कंफर्म है ट्राइंगल बनेगा। मुझे इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड चाहिए, मुझे इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड चाहिए। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा सेंट्रोइड बोलते हैं किसको? मीडियन का। मीडियन किसको बोलते हैं? जो अपोजिट साइड को 5 से करते तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। ये जो g होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। ये तीनों को जब ऐड करोगे तो क्या कॉमन है? तीनों -2 है तो क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 3 -2 into m1 plus m2 plus m3 डिवाइड बाई 3। ठीक है। अब ये जो y कोऑर्डिनेट है मैं कंफर्म के स्थान पर जुड़े हमेशा ऐसे कैसे बोलते m1 plus m2 plus m3 इक्वल टू 0 कल ही हमने डिराइव किया था। कैसे आया था वो? कैसे आया था वो भी तो बताओ। ये आप लोगों का जो नॉर्मल का इक्वेशन था उसको सबको साथ में ले लूंगा तो am क्यूब प्लस m कॉमन तो 2a माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स? तीनों रूट्स का एडिशन कैसे कर? माइनस b बाई a। m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होता है? माइनस b बाई a। तो b क्या है? सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। सेकंड हाईएस्ट पावर कौन है? m स्क्वायर। तो उसका कोएफिशिएंट होगा ही नहीं क्योंकि m स्क्वायर ही नहीं है। तो फिर उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। तो 0 बाई समथिंग 0, तो 0 बाई समथिंग 0 तो कंफर्म होगी कि 0 ही होगी। तो 0 हो गया। तो अब इससे क्या डिराइव, आपको क्या पता चला? जो मैंने डिराइव किया आपको क्या लग रहा है? क्या मिला आपको? ये प्रॉपर्टी मिली। क्या है वो प्रॉपर्टी? क्या मिला प्रॉपर्टी? इसका इंटरप्रिटेशन बताओ मुझे। ये जो आपको मिला इसका क्या मतलब है? कि कोई भी पॉइंट अगर मैंने 3 नॉर्मल बना पाया तो तीनों 4 नॉर्मल पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ट्रायंगल बनता है। ठीक है, बनता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ, गेम सीखना है अपने को। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि इसको 3 4 नॉर्मल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ ट्राइंगल का सेंट्रोइड हमेशा एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं। ये कलर पे शिफ्ट कर देंगे। ये अभी एक्स एक्सिस है बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कल उसके शिफ्ट करेंगे तो फिर एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा ना। तो कहाँ आएगा वो? एक्सिस पे होगा, राइट। तो अगर आपको कभी अगर ऐसा भी दिया कि एक्सिस पे इक्वेशन फाइंड करना और उसके तीनों 4 नॉर्मल पॉइंट दिए तो तीनों 4 नॉर्मल पॉइंट का सेंट्रोइड निकालूंगा तो एक्सिस पे एक पॉइंट आ जाएगा और फिर साइड टेंजेंट वर्टेक्स दिया तो स्लोप मिल जाएगा। मतलब और कुछ दिया वैसे स्लोप भी मिल जाता होगा। तो कब कौन सा रिलेशन काम आएगा नहीं पता है, बट ये काम आ सकता है आप लोगों को। तो इन प्रॉपर्टी नॉर्मल को ऐड करेंगे अपने
कि जब नॉर्मल वापस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा तो उनके एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन, तो T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। सेकंड, दो डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ किया और नॉर्मल अगर वापस पैराबोला पे इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के पैरामीटर का प्रोडक्ट 2 होगा। और कोर नॉर्मल पॉइंट क्या होता है पहले वो ध्यान में रखेंगे। और कोर नॉर्मल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो am² कॉमा माइनस 2am, कहां से मिला कोई पूछे तो T इक्वल टू माइनस है। और कोई भी पॉइंट से अगर मैंने 3 नॉर्मल बनाया तो 3 कोर नॉर्मल पॉइंट मिलेंगे, उनको ज्वाइन किया एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड ऑलवेज लाइंग ऑन एक्सिस। ठीक है, ये लिखिए।
हुआ। मुझे सकता ठीक है। ये मैंने कोई पी पॉइंट लिया है और उस पी पॉइंट से मैंने टेंजेंट लो किया, उसी पॉइंट से मैं नॉर्मल भी ड्रॉ किया। 80² से टेंजेंट लो किया, वहीं से नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? 80² से ड्रॉ किया और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 80² से ड्रॉ किया और टेंजेंट की इक्वेशन देखिए लो टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म y इक्वल टू x बाई टी प्लस हो जाना चाहिए या दूसरी दिन हो जाना चाहिए y इक्वल टू x बाई टी प्लस टी। और नॉर्मल का फॉर्म, नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म y इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस 80 और ये वाला टेंजेंट ने जब x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, है ना? x एक्सिस जब कट करेगा तो कौन 0 होगा? y को 0 था, 80 को शिफ्ट किया तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? माइनस 80², 0 फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 राइट। और ये पॉइंट जहां पर नॉर्मल y x एक्सिस को कट कर रहा है तो वापस y को 0, तो y को 0 रखूंगा तो माइनस tx को शिफ्ट कर लेता हूँ तो प्लस tx हो जाएगा। इसमें क्या फॉर्म सॉरी tx की तरफ ये 0 रखा तो tx इक्वल टू 2at प्लस 80 तो क्या कॉमन t, तो t तो 0 होगा नहीं, ये t 0 होगा तो फिर वो वर्टेक्स हो जाएगा, तो t 0 होगा नहीं तो t को कट कर सकता हूँ। तो x क्या है? 2a प्लस 80², 2a प्लस, तो ये पॉइंट मिला मुझे 2a प्लस 80², 0। ये ठीक है, ओके। अब अगर मैं SP को जोड़ दूं, अगर मैं SP को जोड़ दूं तो व्हाट इज लेंथ ऑफ SP? SP को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ का कंसेप्ट? ये फॉर्मूला a प्लस x1, तो a प्लस 80², x1 80² है ना, a प्लस 80²। व्हाट इज लेंथ बिटवीन s एंड दिस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, q दे देते हैं, पार दे देते हैं। व्हाट इज sq? sq का लेंथ ये कितना है? a, ये कितना है? कितना हो गया पूरा? a प्लस मतलब sp और sq सेम आया, sp और sq सेम है, तो ये जो पूरा दिख रहा है sqq कैसा ट्रायंगल बना? आइसोसेलेस। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो ऑपोजिट दो साइड से उसका ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा, सही है। तो sp का ऑपोजिट sp और sq सेम आया ना, sp का ऑपोजिट एंगल और sq का ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा एंगल? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
अब यहाँ पर SR का लेंथ, SR का लेंथ मतलब वर्टेक्स से लेके R के लेंथ में से वर्टेक्स से लेके S तक का लेंथ माइनस करूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 2a प्लस 80 स्क्वायर, और ये लेंथ कितना a तक 2a प्लस 80 स्क्वायर में से माइनस किया, तो सेम आ गया। SQ उतना ही होता है जितना SQ होता है, उतना ही SR होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फोकस से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के टर्म्स में अगर बोलूं तो, कि जहां से अगर आप टेंजेंट पर नॉर्मल बनाते हो और वो टेंजेंट और नॉर्मल जहां पर एक्स एक्सिस और वाई अगर एक्स एक्सिस को कट करते हो, उनका फोकस से लेंथ हमेशा सेम होता है। SQ उतना ही होगा जितना SQ होगा, उतना ही SR होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा डायग्राम, और इसके हिसाब से ये भी ट्राइंगल कैसा है आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल कैसा होगा आइसोसेलेस, SP और SR सेम है, तो SP का ऑपोजिट एंगल और SR का ऑपोजिट एंगल सेम होगा। SP का ऑपोजिट एंगल मतलब ये और ये सेम होगा, ठीक है ना। SP का ऑपोजिट एंगल जो होगा SP और SR सेम है, तो उनका ऑपोजिट एंगल को भी सेम होना पड़ेगा। अब यहां से मैंने एक लाइन लिया, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और वो जो पैरेलल है वो कहीं ना कहीं जाके पैराबोला को कट करेगा। सपोज जो पॉइंट P है उसको मैंने एक्सटेंड भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट इसको जाके टच करेगा, मतलब कट करेगा। इसको मैंने M नाम दे दिया। अब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया, और इस पॉइंट से नॉर्मल भी बनाया, और उस पॉइंट को मैंने S के साथ ज्वाइन किया। ये Q है, ये R है, तब हमें पता, चार चीजें मुझे पता है सेम है। अभी डिराइव किया, उसके हिसाब से SP, SQ और SR तो सेम था, बट पैराबोला के कंसेप्ट के हिसाब से SP और PM सेम होता है। पैराबोला के कंसेप्ट के हिसाब से SP और PM सेम होता है। तो SP और PM अगर सेम होता है, SP और PM अगर सेम होता है, ये लाइन पैरेलल है किसके साथ, एक्सिस के साथ, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, दोनों लाइन पैरेलल हो गए। और हमें ये पता था भाई जो ये डिराइव है, तो उसके हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता, ये एंगल भी थीटा होगा। बट अगर आप ये ट्रायंगल को छोड़ दो, बट अगर ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से सोचे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसको अल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, सही है, राइट। अभी इस तरफ आ जाते हैं, SP और SR ये सेम था, तो हमें पता चला था कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और पैरेलल लाइन के हिसाब से ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, राइट। अब ये वाला एक लाइन है, ये वाला SP वाला, और ये वाला एक लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिया। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो सेंटेंस बताने जा रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन में, ये लाइन है, ये लाइन मतलब टेंजेंट में, ये वाला लाइन कौन सा, SP वाला लाइन, और ये जो पैरेलल लाइन लिया था वो वाला लाइन को ये वाले लाइन में जो टेंजेंट है वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल को, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। उसको अगर अलग से डायग्राम ड्रॉ करो, ये SP, ये PM, मतलब ये आगे से एक्सटेंडेड पार्ट है, और यहाँ पर उसका
एंगल बाइसेक्टर मिला, जो कौन है? टेंजेंट। कौन है ये? पी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, जिसने दो इक्वल पार्ट में मतलब एंगल को दो इक्वली डिवाइड कर रहा है। वही पी पॉइंट से मैंने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया था, है ना, ये वाला। ये जो नॉर्मल है वो भी तो एसपी और ये लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। ये अल्फा है, भी तो अल्फा है, राइट। तो फिर पी पॉइंट से जो नॉर्मल बना रहा हूं ये भी उसको एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? अगर मैं इसको बोल दूं पोएम, तो पोएम और एसपी, ये पोएम का लाइन है, ये एसपी का लाइन था। कोई भी दो लाइन के बीच में कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं? दो। स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं सब कुछ। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक तो टेंजेंट जो क्या बनता है? टेंजेंट जो बनता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, तो नॉर्मल जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। सही है, इतना समझ आया? अब यहां पर आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सबके बेस पर क्या बनता है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। याद करके बताओ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती क्या? नाइट में जब आप लोगों ने नाइट पढ़ा होगा, क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हैं। तो जो इंसिडेंट रे होगा, ये अगर मेरे पास एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा उसके एंगल बाइसेक्टर बनते हैं। ये होती है प्रॉपर्टी। तो उसके सब चीज में अगर वो चीज अप्लाई करो तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर वही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो पैरेलल टू द एक्सिस जो है, अगर वो मेरा इंसिडेंट रे है, तो फिर आपका रिफ्लेक्टेड रे कौन होगा? अगर ये आपका इंसिडेंट रे है, ये ओएम अगर आपका इंसिडेंट रे है, और हमें पता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को टेंजेंट और नॉर्मल इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट करता है, तो फिर आपका रिफ्लेक्टेड रे कौन है? एसपी। तो ये पैराबोला की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। अगर आपको समझ आ रहा था, इसका मतलब ये हो गया इस एक्सिस के पैरेलल जितने भी इंसिडेंट रे आएंगे, ये तो मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिया। जब लाइट आ रहा होगा देख रहे थोड़ी आता होगा, इनफाइनाइट रेज आते होंगे, और सारे के सारे इनफाइनाइट रे जो किसको पैरेलल है? एक्सिस को पैरेलल है। वो जब आएंगे और पैराबोलिक मिरर पे टकराएंगे और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे, वो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह से पास होंगे। कहां से? फोकस। कहां से पास होंगे? उससे क्या होता है? अगर वो सारे के सारे अगर एक पॉइंट से पास होने की वजह से आपका एक ही ऑब्जेक्ट बन पाएगा। अगर सारे के सारे अलग अलग जगह से पास होते तो कितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए जितने भी मिरर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारे के सारे पैराबोलिक मिरर होते हैं। लाइक व्हीकल में जब मिरर यूज करते हो, सैटेलाइट में जो मिरर यूज होता है, वो सारे के सारे मेडिकल लाइन में जो आजकल लेजर ऑपरेशन होता है तो उसमें कैसे होता है कि एक छोटा सा होल करते हैं, बॉडी में एक डंडी डालते हैं, अंदर आगे एक छोटा सा मिरर होता है, तो सिर्फ मिरर लगा होता है और वो स्क्रीन पे दिखता है डॉक्टर को कि क्या डैमेज है, तो उसकी हिसाब से ऑपरेशन डिसाइड करता है। ये सारे के सारे मिरर कौन से होते हैं? पैराबोलिक मिरर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पैराबोला ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा मिरर का शेप है जहां से सारे रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से पास होते, सारे के सारे कौन करंट होते हैं। और वो कौन करंट की होता है, वरना क्या होगा, व्हीकल में चला रहा हूं, मेरा मिरर लगा हुआ, पीछे से बाइक आ रहा है, अगर वो पैराबोलिक मिरर नहीं होता तो एक बाइक मुझे बहुत इन्फाइनाइट बाइक दिखती है, तो मैं जजमेंट ही नहीं ले सकता। ऐसे एक्सीडेंट इतने होते हैं, एक दिखने पर भी इतने एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे दिखते तो पता नहीं हम पहुंचते कि नहीं आता, राइट। टीवी में एक ही सलमान खान दिखता है, क्यों दिखता है सलमान खान? क्योंकि सैटेलाइट से जब वो इमेज बनता है, इमेज बन के दिखता है आपको। इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलता है हमारा, कि जितने भी इंसिडेंट रे होंगे पैरेलल टू एक्सिस, वो सारे जब पैराबोलिक मिरर पे टकराएंगे तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होंगे?
फोकस। इसलिए कभी भी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टेड रे का कॉन्करेंट पॉइंट फाइंड करके दो, तो क्या पॉइंट फाइंड करके देने का आपको फोकस। समझ आ गया कैसा है? क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम एंगल बना रहे, और वो कौन हो गया? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो एचपी और ओएम, ओएम मतलब जो पैरेलल टू द एक्सिस है, उनका एंगल बाइसेक्टर कौन होगा? एक टेंजेंट और एक नॉर्मल। टेंजेंट अगर इंटरनल होगा तो नॉर्मल एक्सटर्नल हो जाएगा, नॉर्मल इंटरनल होगा तो टेंजेंट एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि एक इंटरनल होगा तो दूसरा एक्सटर्नल होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके और थोड़े छोटे छोटे से हैं प्रॉपर्टी, वो भी आप ध्यान रखिए। ये पैराबोला, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद करवाए थे क्या? टेंजेंट का ये 81 स्क्वायर कोमा 281 है, ये 82 स्क्वायर कोमा 282 है। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट? क्या होता है? ए T1 T2 कोमा ए ऑफ T1, जिसको हम T नाम देते हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक फोकस है A कोमा 0, इसको P नाम देते हैं, इसको Q नाम देते हैं। व्हाट इज लेंथ ऑफ एच? तो यहाँ 90 डिग्री नहीं बनाएगा, वो जैसे पैरा सर्कल में बना रहा था सेंटर से, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बट एसपी का लेंथ हमें पता है ना, फोकल लेंथ A प्लस 81 स्क्वायर एस क्यू, A प्लस 82 स्क्वायर, राइट। और एस पी का लेंथ भी निकाल ले, तो एस पी का लेंथ निकालना होगा तो फोकल लेंथ नहीं बोल सकते, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा ना, तो दो ऑप्शन नहीं है। तो a, 0 और इसके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है एस टी के बीच में, तो क्या होगा? रूट ऑफ a T1 T2 माइनस a T1 T2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a ऑफ T1 प्लस T2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। क्या कॉमन यहाँ से? a, क्या कॉमन? a, रूट का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बना ये? s स्क्वायर, और अंदर क्या रहा? T1 T2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसको भी स्क्वायर कर लूंगा तो क्या होगा? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 प्लस 1, राइट। और यहाँ पर भी स्क्वायर था तो प्लस s स्क्वायर तो है, और अंदर बचा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। पहले दोनों में से s स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर आएगा a, और फिर ये माइनस 2 T1 T2 और प्लस 2 T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचता है? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। इसको अगर साथ में ले लिया जाए तो क्या कॉमन? T1 स्क्वायर, क्या कॉमन? T1 स्क्वायर, तो अंदर क्या रहेगा? T2 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 1 प्लस T2 स्क्वायर तो बाकी था ही, तो इन दोनों में क्या कॉमन? 1 प्लस T2 स्क्वायर, तो दो फैक्टर कौन से हो गए? 1 प्लस T1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर, दोनों में से 1 प्लस T2 स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या रहेगा? T1 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? ST की। ST मतलब फोकस और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट के बीच का लेंथ, इसका स्क्वायर कर लो। अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या आंसर होगा? s स्क्वायर इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर। अब ये जो SPI है उसमें से भी तो एक कॉमन था,
तो 1 प्लस p1 स्क्वायर बचेगा और यहाँ से भी देर कॉमन था तो 1 प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो sp इंटू sq, क्या आएगा s स्क्वायर इंटू 1 प्लस p1 स्क्वायर इंटू दिस प्रॉपर्टी के लिए sp इंटू sq किसके बराबर होता है sp का स्क्वायर, sp इंटू sq किसके बराबर हो जाएगा sp का स्क्वायर के बराबर। ऐसा एक प्रॉपर्टी आप लोगों को सर्कल में भी था, पावर ऑफ पॉइंट, अगर याद होगा तो वहां पर भी एक पावर ऑफ पॉइंट था, वहां पर तो सेकंड और वो ड्रॉ कर देते अगर याद करो वापस, है ना। अगर ये PT था, ये PA इंटू PB था, इसको क्या बोलते थे अपने PA इंटू PB इक्वल टू PD, थोड़ा सा अलग है बट ऐसा भी प्रॉपर्टी वहां पर भी है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, तो कभी अगर मेरे पास SP SQ दे दिया जाए और मुझे ST का लेंथ फाइंड करना हो या ST दिया जाए SP दिया जाए SQ का लेंथ फाइंड करना हो, तो ऐसे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें लेंथ निकालना हो, एक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखेंगे SP इंटू SQ किसके बराबर देगा ST का स्क्वायर। ये पैराबोला पे मैंने यहाँ से टेंजेंट रोक दिया, यहाँ से टेंजेंट रोक दिया, तो टेंजेंट कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ एक टेंजेंट रोक दिया, तीन डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं उनका एक ऑर्थो सेंटर भी होगा, हर ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होगा जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। और माने कि अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पे होता तो डायरेक्ट्रिक्स से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट कितना डिग्री बनाते हैं, कितना डिग्री बनाते हैं 90, डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स होता तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता 90, अगर ये पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स होता तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है जहां पर 90 डिग्री बनता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यही तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा जो सामने के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये भी ऑल्टीट्यूड हो जाएगा जो सामने के साथ 90 डिग्री बना रहा है। और ऑल्टीट्यूड सर ऑलवेज कौन पर है, तो अगर ये दोनों लाइन अगर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो तीसरे को भी तो वहीं से पास होना पड़ेगा। तो फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होता था जहाँ पर 90 डिग्री बनता था, तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ बन जाए इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहाँ पर है डायरेक्ट्रिक्स पे, ये पॉइंट कहाँ पर है। तो उससे मैं प्रॉपर्टी ऐसे बना सकता हूँ कि तीन अलग अलग ड्रॉ किए हुए टेंजेंट से बनता ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ऑलवेज कहाँ पर लाई करता होगा, कहाँ पर लाई करता होगा डायरेक्ट्रिक्स, कहाँ पर लाई करता होगा डायरेक्ट्रिक्स पे। तो आप प्रॉपर्टी को कैसे याद करोगे कि थ्री डिफरेंट टेंजेंट से बनाया गया ट्राइंगल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो ट्राइंगल होगा उसका ऑर्थो सेंटर आर ऑलवेज लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स, कहाँ पर लाई करता होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये जो मैं आप लोग को सारी प्रॉपर्टीज बता रहे, सारी प्रॉपर्टीज मुझे पता था कि आप लोग लिखोगे तो सही नोटबुक में, बट उसके बाद फिर वो नोटबुक कहाँ चला जाएगा वो पता नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग को बोलने पर भी इतना भी बोलते हो कि आप लोग बनाएंगे और पेपर हमेशा साथ में रखिए, पर किसने बनाता आपको पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये सारी प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ आप लोग को, जो मॉड्यूल दिया उसमें सबसे लास्ट में मैंने खुद ने लिख के दे दी आपको सारी की सारी एक साथ, जिससे आप लोग नहीं करोगे तो फिर मैंने आपके लिए थोड़ा काम कर दिया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लास्ट में आपको मैं बताता हूँ, एक पेज निकालिएगा आप लोग अपने मॉड्यूल का 37 पेज निकाल।
निकाला। उस 37 के बाद मैंने सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आप लोगों को लाइन अप करके दे रखा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला 37 पेज पे मिला। तो थोड़ी प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस कर चुका, थोड़े भी डिस्कस कर चुका। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे तो सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज डायमीटर that is the tangent at vertex, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद बता सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल कोड एज डायमीटर that is the डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं फोकल कोड के टाइम पर, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी टेंजेंट, उसका जो पूरा नीचे जो लाइन लिख रखे टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P bisect the angle between PS and PM internally and externally. This property leads to the reflection, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, है ना, वही आप लोग का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है और उसी को फिर नीचे लिखा हुआ है। तो ठीक है, फिर फोर्थ पे चले जाओ। द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन है? डायरेक्टर सर्कल। तो उन्होंने वर्ड में मेंशन किया, बट किसकी बात हो रही है? ठीक है, 90 डिग्री बनाने वाले लोकस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। उसके बाद फिर द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेक्टेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंडेड से राइट एंगल एट द फोकस। ये भी बता चुका हूं कि कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे जहां कट करेगा उसको ज्वाइन करोगे तो हमेशा फोकस पे 90 डिग्री बनता है। और ये प्रॉपर्टी सब जगह पर है, एक सेम प्रॉपर्टी एलिप्स और हाइपरबोला में मिलेगा। फिर पीछे सिक्स वाली प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब वही लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये भी बात हो चुकी है, राइट। उसके बाद वाला बताऊंगा 7th वाला, 8th वाला भी यही हो गया। 9th वाला देखो, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री टेंजेंट टू ए पैराबोला बाइस्पेरिकल 4x लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता होगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। और उसका है ना, आगे बढ़ोगे तो हेज द कोऑर्डिनेट्स, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस है, क्योंकि अगर डायरेक्ट्रिक्स पे तो x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है? माइनस से। y का कोऑर्डिनेट अगर याद रखो तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, उसमें x का कोऑर्डिनेट पता होगा तो y मिल जाएगा, टेंजेंट इक्वेशन में पुट कर लूंगा, है ना। वो y कोऑर्डिनेट कितना है? a into t1 plus t2 plus t3, अगर ध्यान रख सकते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और उसके बाद 10th वाली बताता हूँ। उसके पहले 7th वाली प्रॉपर्टी एक बार देखो। 7th वाली प्रॉपर्टी बोला गया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये से बता दें। ये आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, जिसका टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे और नॉर्मल का एक्स एक्सिस। अगर मैंने जो पॉइंट लिया, अगर वो लेटरल सेक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट है, वो जो आप लोगों की 7th प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहा है कि आपका लेटरल सेक्शन है। लेटरल सेक्शन क्या होता है? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर विद एक्सिस। यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ। a, 2a, a, -2a। तो a, 2a का पैरामीटर क्या होगा? अच्छा, यहाँ से फिर मैंने टेंजेंट बनाया, यहाँ से भी टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? अभी तो बताया था a, t1, t2, a of t1 plus t2। ये जो a, 2 है उसका t1 कितना? वहां पर t1 कितना? 1। किसके साथ इक्वेट कर दो? a t1 स्क्वायर 2a t1 से, तो यहाँ का पैरामीटर t1 की वैल्यू कितनी? 1। इसको किसके साथ इक्वेट करोगे? a t2 स्क्वायर -2a या 2a t2, तो t2 की वैल्यू कितनी? -1। और यहाँ से ड्रॉ किया हुआ, अगर हम लोग टेंजेंट बनाए, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट a t1 t2 a of t1 plus t2 कितना? 1। t2 कितना है?
तो व्हाट इज T1 प्लस T2? 0। T1 प्लस T2 0। और प्रॉपर्टी के हिसाब से है तो ये फोकल कोड ही, फोकस से पास हो तो क्या बोलोगे? तो फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन? सबसे पहली फोकल कोड की प्रॉपर्टी T1 T2 इक्वल टू, तो T1 T2 माइनस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और T1 1 है T2 माइनस 1 है तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से अगर टेंजेंट बना रहा हूँ तो टेंजेंट कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेगा? कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? -a,0 मतलब डायरेक्ट एक्स पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस है तो डायरेक्ट एक्स होता है। तो लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करने वाले हैं? और वो तो आपको पता था पहले से, पहली बार से पता पड़ेगा आप लोग, क्योंकि T1 T2 माइनस 1 है और T1 और M1 के बीच, T और M के बीच में क्या रिलेशन? T1 इक्वल टू 1 बाई M1 और T2 इक्वल टू, तो T1 T2 इक्वल टू 1 बाई, और T1 T2 कितना है? -1, क्योंकि फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट है। M1 M2 भी कितना आएगा? M1 M2 -1 आएगा, तो इसका मतलब कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ तो परपेंडिकुलर बनाते हो। अगर हमें पता है कि डायरेक्ट एक्स के ही पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट 90 डिग्री बनाते तो कोई बना ही नहीं सकते, तो जाके डायरेक्ट एक्स में मिलने वाला है। तो सीधा से घुमा फिरा के वही बात हो रही है कि भाई लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से जब आप लोग टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट होगा? डायरेक्ट एक्स पे। और उसी पॉइंट से जब नॉर्मल बनाओगे, उसी पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? कोई a,2 है और a,-2 से वहां से बनाया गया नॉर्मल जो होगा वो भी जाके एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। वो साइमल्टेनियस सोल्व करोगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है DA,0। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? DA,0। और वही लिखा हुआ उस 7th वाली प्रॉपर्टी में आप देखो तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y square equal to 4x constitute a square and their points of intersection are -a,0 and 3a,0। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल जैसा, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? कैसे स्क्वायर होगा? क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री बना? 90। टेंजेंट और नॉर्मल में कितने डिग्री बना? 90। अब यहाँ पर भी 90, तो 3 90, तो चौथी कौन सा ऑप्शन ही है? तो ये स्क्वायर फॉर्म होगा जिसका लेंथ अगर पूछा जाए कि स्क्वायर का एरिया ढूंढते, आपको बोला जाए कि लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, अब आप कितना इसको इंटरप्रेट कर लो कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला दिया है, मुझे बोला जाए कि इसके लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट और नॉर्मल से बनता स्क्वायर या बनता क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी मेंशन नहीं करेंगे, बनता क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं। तो पहले ये पता चल जाना चाहिए कि लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल से बनता क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? स्क्वायर। मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढेंगे? ये जो है ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। स्क्वायर का क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? 4x, और स्क्वायर का डायगोनल होता क्या है? अगर स्क्वायर का लेंथ अगर मैं l बोलूं साइड का, तो डायगोनल कितना होता है? कितना होता है? √2l। √2l होता है ना, क्योंकि 90 डिग्री बनाते हैं तो पाइथागोरस से क्या होगा? इस केस का √2l कितना है? 4x, और √2l कितना है? 4 है। √2l मेरा 4 है, और a कितना है? 4। a कितना है? 4। तो l कितना हुआ? 16/√2। 16/√2 ना, बराबर है। 16/√2 मतलब कितना? 8√2। और आप लोगों का स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो क्या करोगे? l स्क्वायर, तो 8√2 का स्क्वायर कितना देगा? 120। सही है, राइट। तो 7th प्रॉपर्टी कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्ट आप यूज करिएगा। और
उसका एक प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ोगे तो सब समझ आ ही जाएगा। द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर, किसके बाहर है, कौन सा ट्राइंगल, जैसे ये किसके, यहाँ से मैं सर्कल बनाऊं, यहाँ से अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इसको सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बोलूंगा, है ना। बाहर जो है उसको क्या बोलेंगे, सर्कमस्क्राइब। कोई भी तीन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनाया गया सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री टेंजेंट टू ए पैराबोला पासेस थ्रू द फोकस। ऐसी प्रॉपर्टी सर्कल में भी थी। सर्कल की प्रॉपर्टी याद करो, क्या थी सर्कल की प्रॉपर्टी। सर्कल में वो प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि यहाँ से हमने टेंजेंट बनाया, यहाँ से टेंजेंट बनाया, थोड़ा सा अलग था, मतलब पूरा सेम सोफे से नहीं, क्योंकि वहाँ सेंटर जैसा नहीं होता, यहाँ फोकस नहीं होता, वहाँ सेंटर नहीं होता, बट काफी कुछ सेम था। इसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का तो ये था कि भाई यहाँ से सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वही चीज की होगी कि तीन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनाया गया जो सर्कल होगा वो हमेशा कहाँ से पास होता है, फोकस। हमेशा कहाँ से पास होता है, फोकस। तो ये आप लोगों की एक प्रॉपर्टी 10 वाली मैं आपको पढ़ने बता दूँ, तो एरिया रिलेटेड 3-4 प्रॉपर्टी काफी बता दूंगा। तो अभी देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सबसे ध्यान में रखोगे कि एक्सिस के पैरेलल जितने भी टेंजेंट्स आएंगे, सॉरी जितने भी इंसिडेंट रे आएंगे, वो सारे के सारे पैराबोलिक मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट जब होंगे तो सारे रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज कौन करंट होते हैं और कहाँ से पास होते हैं, इसका रीजन। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था आप लोगों का, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी था, कौन सा प्रॉपर्टी, एस पी स्क्वायर इक्वल टू एस पी इंटू एफ क्यू। टी क्या है उसमें, टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट a_t1 t2 a ऑफ t1 प्लस t, है ना। तो वहां से वो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया a_t1 स्क्वायर, अब है एस पी इंटू एस क्यू इक्वल टू एस टी स्क्वायर। फिर ये प्रॉपर्टी कि लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट इन नॉर्मल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो -a,0 टेंजेंट का होता है, 3a,0 नॉर्मल का होता है। जो एक स्क्वायर बनाएंगे, जो एक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होता है कैसा बनता है, एक स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी, तीन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनाया गया ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, और वही तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनाया गया सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल आर ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये सारी लिखो, फिर मतलब इसके एरिया को लिखो। कुछ प्रॉपर्टी मतलब हमने अज्यूम किया कि दो टेंजेंट हमेशा, ये मैंने आपको लिखा है, अगर एक का अगर हो रहा हो सकता है तो जनरलाइज भी होता है। तो लेकिन इसमें तो हमने अज्यूम किया कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है, हम टेंजेंट परपेंडिकुलर थोड़ी है, हमने तो ऐसे ही अज्यूम, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे तो टेंजेंट परपेंडिकुलर ही होंगे, तो थोड़ी किया तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट सर्कल की। तो सर वो अगर पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स में ना हो तो ये तो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स में, वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे ही है। आप एक काम करो, बाकी सब लिखना चालू करो। ये आप लोगों का 3 चेंज हमने बताया, ठीक है। अगर पूरा लेंथी मेथड से जाना है तो सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे पता है, a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ये a_t3 स्क्वायर 2a_t3। ठीक है, मुझे दो ट्राइंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होता है, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर ये टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ये t1 और a_t3, तो a_t1 t3, a of t1 plus t3 इंटरसेक्टिंग ये आ जाएगा a_t1 t2, a of t1 plus t2, और ये आ जाएगा a_t2 t3, a of
T2 प्लस T2। मेरे पास अगर तीनों पॉइंट है तो मैं इसको अल्टीट्यूड निकाल लूंगा, इसका अल्टीट्यूड निकाल लूंगा। इसके अंदर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करोगे ना, तो x का कोऑर्डिनेट माइनस ही आएगा। अब x का कोऑर्डिनेट माइनस ही आएगा तो इसका तो T1 T2 पे डिपेंडेंसी नहीं है, हमेशा कांस्टेंट हो गया। और x इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब क्या, उसको हमेशा कहाँ होना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए वो एक में हो रहा है तो सब में ही होता होगा, तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि पूरा डिराइव ना करना है ना। और जब नहीं बोलो कि वो तो अपना अस्यूम किया, तो अस्यूम मैंने कोई ट्राइंगल को लेके किया तो एक में हो रहा है तो सब नहीं होना चाहिए। अब अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लोग को समझ में आता है वैसे सारी प्रॉपर्टीज करना। इस केस में जैसे ये पूरा डेरिवेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो मैंने आपको समझाने के तब डायरेक्टली पॉइंट लिख लोगे तो
अभी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, घर पे जाकर वापस इसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए। और पैराबोला में जितनी प्रॉपर्टीज है कंस्ट्रक्शन उतनी प्रॉपर्टीज बाकी सब में नहीं मिले। इसके बाद भी और शायद नेक्स्ट क्लास में और भी 4-5 प्रॉपर्टीज बाकी रह जाती है। इसके इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बाद भी जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इतनी प्रॉपर्टीज एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं है, सर्कल में भी इतनी प्रॉपर्टीज का नहीं है, क्योंकि सर्कल में नॉर्मल की तो प्रॉपर्टीज ही नहीं है, एक ही तो प्रॉपर्टी थी नॉर्मल को लेकर, सारे नॉर्मल एक ही जगह से पास होते हैं, कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से। अभी यहाँ पर तो काफी सारी प्रॉपर्टीज है। एलिप्स हाइपरबोला में भी नॉर्मल की बातें नहीं आएंगी बहुत सारी। एलिप्स हाइपरबोला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जितनी पैराबोला में। तो पैराबोला की प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से ध्यान में रखिए तो बाकी तो फिर आपके लिए इजी बन जाएगा और काफी कुछ तो रिपीट भी होने वाला है। और सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखोगे तो आपके जेडब्ल्यू लेवल पे काफी सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन जाएंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एसक्यू और एसक्यू का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 ध्यान भी नहीं रखना, कौन कौन सी अभी तक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सर्कल के टाइम से चलते आ रहा है और पैराबोला में भी है, एलिप्स हाइपरबोला में भी आएगा। 3 तो कॉमन कौन से? बाइसेक्टेड कोड, जैसे निकालते बाइसेक्टेड कोड इक्वल टू कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? नहीं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0 फिर पेयर ऑफ टेंजेंट जो क्या होता है SS1 इक्वल टू, सर्कल में भी था, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी। फिर पैराबोला की ऐसी प्रॉपर्टीज एलिप्स और हाइपरबोला में भी आएगा। देखो जो हार्मोनिक मीन वाला है, एसपी और एसक्यू का हार्मोनिक मीन सेमी-लेटर सिस्टम होता है, वो तीनों में आएगा। फिर एक वो प्रॉपर्टी की कोई भी टेंजेंट जहाँ पर डायरेक्ट एक्सिस पे कट करता है उसको जब आप फोकस के साथ ज्वाइन करते हो तो जो ट्राइंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनकर, वो भी राइट एंगल कहाँ बनेगा? फोकस, वो भी सब में। ये सारी कॉमन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्लास में वापस जब मैं आके पूछूंगा आपको तो प्रॉपर्टीज याद हो आप लोग। और आप लोग प्रैक्टिस पे जैसे असाइनमेंट पूरा कर लिया था हमने, मतलब असाइनमेंट का डीटीडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इतनी प्रॉपर्टीज से आप लोग एटलीस्ट अपने पीवाईक्यू थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो करना। ऑलमोस्ट मैंने आप जो प्रॉपर्टीज बाकी हो बहुत इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, कभी कभी काम आ सकता है।